नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा की सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिखे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया दावा, भाजपा को मिलेगी पूर्ण बहुमत, 50 से 55 सीटों में मिलेगी जीत। दिग्विजय सिंह पहुंचे गड़ाकोटा, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पर हुए हमले पर की पुलिस विभाग से चर्चा, जाते जाते गोपाल भार्गव को बताया अपना, जिन पर है हमले का आरोप। मध्य प्रदेश में बसपा सपा बिगाड़ सकती है कांग्रेस का समीकरण, 2018 में कांग्रेस की घटाई की सीट, बसपा सपा के वोट परसेंटेज बढ़ाने का भाजपा को मिला फायदा, 35 सीटों में दिखा था असर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, फिर लौटेगी कांग्रेस की सत्ता, इंडिया टाउन न्यूज पर बोले दीपक बैज, 75 सीटों पर मिलेगी जीत। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का बड़ा बयान दिया है। राजनांदगांव प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने निवास स्थान सन सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 सीटों में जीत रही है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधायक दल के बैठक में पहले ही दिन मुख्यमंत्री का नाम सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका किसी के मन में नहीं रहा है। साफ साफ अच्छे से और करीब 50 से 55 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, कमल निशान का बनेगा। नाम कौन मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में पहले दिन ही हमारा प्रस्ताव होगा और दल का नेता का चयन हो जाता है। दल का नेता का नाम ही हम भेजते हैं दिल्ली और वहीं से चयन की प्रक्रिया होती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और भाजपा के लिए हार का कारण बनती रही है। हालांकि इनके द्वारा वोट काटने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता आया है। हम आपको बताते हैं 2018 के चुनाव में इन पार्टियों का कौन कौन सी सीटों पर जोर रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2018 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों में से भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। जानकारों का कहना है कि भाजपा की रणनीति दलित वोट बैंक को बसपा से छिटकाने लेकिन कांग्रेस की तरफ जाने से रोकना है। पिछले बार बसपा का वोट प्रतिशत 5.01 आ गया था, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा था। इससे कांग्रेस की सीट भी बढ़ी थी। इन सीटों पर बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर भाजपा के भरत सिंह कुशवाहा 1517 वोट से जीते थे। यहां पर बसपा के साहब सिंह गुर्जर 49,000 वोट लेकर दूसरे और कांग्रेस प्रत्याशी मदन कुशवाहा 38,199 वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। पोहरी सीट पर भाजपा के सुरेश धाकर 22,496 वोटों से जीते थे। यहाँ पर बसपा प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा 43,848 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला 42,638 वोट के साथ तीसरे स्थान पर थे। सतना जिले की रामपुर बघेलान सीट पर भाजपा प्रत्याशी 15,687 वोटों से जीते थे। यहाँ पर बसपा प्रत्याशी राम लखन सिंह 53,129 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं कांग्रेस के रामशंकर प्यासी 42,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। देवतालब सीट पर भाजपा के गिरीश गौतम 1,080 वोट से जीते थे। यहाँ पर बसपा प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह सेंगर 43,963 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस प्रत्याशी विद्यापति पटेल 30,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। अब बात करें सपा प्रत्याशी के द्वारा बिगाड़े गए खेल की, तो निवाड़ी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन 8,837 वोट से जीते थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मीरा दीपक यादव 40,901 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थी। रीवा जिले की गुड़ सीट पर भाजपा के नागेंद्र सिंह 7,828 वोट से जीते थे। यहाँ पर सपा के कपिध्वज 34,741 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। बालाघाट की परसवाड़ा सीट पर भाजपा के रामकिशोर 9,000 वोट से जीते थे।
यहाँ पर सपा के कंकर मुजारे 47,787 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत 47,400 वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। बालाघाट सीट पर गौरी शंकर बिसेन 27,000 वोट से जीते थे। यहाँ पर सपा से अनुभा मुंजारे 45,822 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थी। टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर सीट पर बसपा के शिशुपाल यादव 44,816 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। हालांकि बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव में जीत गए। बाइट अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन था और मध्य प्रदेश के हमारे नेता लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ें, इसलिए चुनाव हम लोग लड़े। राजस्थान में हमारी पार्टी के उतना मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वयं लड़ रहे हैं वो लड़ सकते हैं, वो लड़ रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर को संपन्न हो चुकी है। वहीं उसके बाद ईवीएम मशीन सुरक्षित रूप से छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे के बीच निगरानी में रखी गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में जमा कर स्ट्रांग रूमों को सील कर दिया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा रात्रि के समय शासकीय पीजी कॉलेज में बनाए गए विधानसभावार स्ट्रांग रूम एवं परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि 3 दिसंबर को काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन विशेष मॉनिटरिंग जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने चाक चौबंद व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को अधिक प्रतिशत में मतदान करने पर बधाई भी दी। सबसे पहले तो छिंदवाड़ा जिले के सभी मतदाता को जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होकर और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके कारण हम लोग आज तक का सबसे अधिकतम वोटर टर्नआउट अचीव करने में सफल रहे। अभी हम लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके सुरक्षा को देखने के लिए, परिसर के सुरक्षा को देखने के लिए आए थे। उसको एक बार हम लोगों ने रिव्यू किया है ईसीआई के मापदंड के हिसाब से, ईवीएम के और इस पूरे परिसर की। छिंदवाड़ा जिले के सभी मतदाताओं को ऐतिहासिक टर्नआउट देने के लिए और वोटिंग परसेंटेज इतना हाई करने के लिए शुभकामनाएं जिला पुलिस की तरफ से। अब स्ट्रांग रूम सारे सील हो चुके हैं सातों विधानसभा के। यह सीलिंग ईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से सभी ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल एजेंट्स इत्यादि के उपस्थिति में की गई है। इस सीलिंग के पश्चात इस कैंपस का रिव्यू डीईओ साहब और मेरे द्वारा किया गया है। हम लोग सेटिस्फाइड है, कैंपस ईसीआई के सभी गाइडलाइंस को मेंटेन कर रहा है। सारे छोटी छोटी चीजें सीसीटीवी कैमरा से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। हमारे कड़ा सुरक्षा का प्रबंध है जिसपे कोई फॉल्ट नहीं पाया जा रहा है और आगे भी नहीं पाया जाएगा। प्रत्याशियों के साथ ही अब मतदाताओं को 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन साफ होगा कि जनता ने किसे अपना वोट दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह। गढ़ाकोटा में कांग्रेस की प्रत्याशी पर हुए हमले के विरोध में राहतगढ़ कुर्मी क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन सौंपा और कहा है कि इस तरह के अपराधियों पर जल्द और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सागर जिले की राहतगढ़ में कुर्मी क्षत्रिय समाज ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सागर जिले के गढ़ाकोटा में रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती ज्योति पटेल पर अज्ञात लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में सौंपा गया, जिसमें कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी शामिल थे। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने बताया कि गढ़ाकोटा में घटित हुई घटना का समाज विरोध और निंदा करता है। कुर्मी क्षत्रिय समाज ने मांग करते हुए कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। ज्ञापन रहली विधानसभा क्षेत्र में के उससे दिया है, क्योंकि जो वहाँ पे कांग्रेसी प्रत्याशी ज्योति पटेल के ऊपर माने आक्रमण हुआ है, जो उसकी हम लोग घोरनीय निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की गुंडागिर्दी अगर चलेगी तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इस प्रकार की यदि घटनाएं होती हैं तो आने वाले समय में वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा? यदि उस महिला ने, ज्योति पटेल ने हिम्मत करके चुनाव लड़ा, ताकत से चुनाव लड़ा, गोपाल भाई वो चुनाव हार रहे हैं, और उसकी इस प्रकार से हम लोग सभी लोग, समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, सभी समाज वर्ग के लोग हम लोगों के साथ आए और आज
कलेक्टर और एसपी के नाम पर तहसीलदार को आज राहतगढ़ में ज्ञापन दिया। कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी अगर चलेगी तो कभी कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसलिए अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। भिंड में मतदान के बाद क्षेत्र का माहौल गर्म है। यहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक एक बार फिर भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी ने थाना प्रभारी पर एफआईआर न लिखने का आरोप लगाया है। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी मतदान के बाद आपस में फिर से भिड़ गए। वहीं मामले पर एफआईआर की मांग को लेकर मेहगांव थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया और मेहगांव थाना प्रभारी ओपी मिश्रा के बीच आपस में तीखे तेवर में बहस होने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया मेहगांव थाने के अंदर उंगली दिखाकर थाना प्रभारी पर तीखे तेवर में हावी होते दिख रहे हैं। घटना को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर विवाद के बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्ष के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिंड से आदित्य द्विवेदी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के गड़ाकोटा में शनिवार की रात हुई हिंसक घटना के संबंध में आया है, जिसके अंतिम निष्कर्ष में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हमारे गोपाल भार्गव का संबोधन करते हुए मामले को ठंडा कर गए। घटना कुछ इस प्रकार है कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उनके साथियों के ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला किया गया। हमला इतना भयानक था कि बदमाशों के द्वारा ज्योति पटेल के लगभग 4 वाहनों में बड़े बड़े पत्थरों और लाठी डंडों से इस कदर तोड़फोड़ की गई कि सभी गाड़ियों की हालत बद से बदतर हो गई। गाली गलौज और पथराव के साथ बदमाशों ने उस घर पर भी हमला किया जिसमें ज्योति पटेल और उनके साथी मौजूद थे, जिसका वीडियो ज्योति पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया था। इसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और वहां से सभी बदमाशों को खदेड़ दिया, जिसके बाद ज्योति पटेल और उनके साथी सुरक्षित थाना गड़ाकोटा आ गए, जहां मामला दर्ज कराने को लेकर देर रात तक पुलिस और फरियादियों के बीच चली कशमकश के बाद पुलिस ने अपनी ओर से मामला दर्ज किया एवं मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्यवाही से फरियादी संतुष्ट नहीं हुए और घटना राजनीति से प्रेरित होने के कारण प्रसार लेती गई। इसके चलते बीती रात इसका संज्ञान लेने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा आए, जहां पर उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इसके बाद सुबह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा थाना पहुंचे और एडिशनल एसपी के साथ लगभग 2 घंटे लंबी बातचीत चली। इसके बाद निष्कर्ष यह निकला कि घटना में आरोपियों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी उनको और सख्त किया जाए एवं जो सामान्य बलवा की धाराएं थी उनको एक सोची समझी साजिश के तहत जानलेवा हमला करने जैसी धाराओं में कार्यवाही करने की बात कही। जाते जाते उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि मैंने 10 वर्षों के मुख्यमंत्री शासनकाल में गोपाल भार्गव का कभी कोई काम नहीं रोका, लेकिन मुझे खेद है कि हमारे गोपाल भार्गव के क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। यह बेहद ही निंदनीय है। परसों रात की जो शाम की घटना जो हुई है वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहाँ क्राइम अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। गाड़ियाँ तोड़ दी, दुकान में घुस के मारपीट की, एक व्यक्ति की नाक टूट गई, इनके भतीजे की, और बीडी पटेल साहब के भतीजे के हाथ पैर टूट गए और पुलिस ने 323 दर्ज किया था।
यानी कि साधारण बल, और उसमें 6 गाड़ियां तोड़ दी। 4 लोग पकड़े गए जो कि उसमें शामिल भी नहीं थे, ऐसा मुझे बताया गया। पूरे केस को रफा दफा करने का प्रयास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करती है, ये करेगी भी। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि गढ़ाकोटा में, जो कि हमारे गोपाल भार्गव जी का नगर है, वहाँ जिस तरह की शिकायतें मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए तो चौंकाने वाली है। झूठे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और भाजपा के लिए हार का कारण बनती रही है। हालांकि इनके द्वारा वोट काटने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता आया है। हम आपको बताते हैं 2018 के चुनाव में इन पार्टियों का कौन कौन सी सीटों पर जोर रहा। तेलंगाना में कुल 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। यहां 28 नवंबर तक चुनाव प्रचार होगा। मध्य प्रदेश से भाजपा ने 7 मंत्रियों, 3 सांसद, 4 विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तेलंगाना चुनाव में जिम्मेदारी तय की है। कुल भाजपा के 22 नेता तेलंगाना में भाजपा के पक्ष में प्रचार करने रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के 7 मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, कमल पटेल, विश्वास सारंग, अरविंद सिंह भदौरिया और मोहन यादव तेलंगाना जाएंगे। 3 सांसदों में केपी यादव, अनिल फिरोजिया और गजेंद्र सिंह पटेल एवं विधायकों में रमेश मिंदोला, रामेश्वर शर्मा, यशपाल सिंह सिसोदिया, सरदेंदु तिवारी भी तेलंगाना में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में सभाएं करेंगे। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव रणदीबे, पूर्व विधायक जीतू जिराती, मुकेश चौधरी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा को भी तेलंगाना जाने के लिए कहा गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से भिलाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर क्षेत्र में बीती रात युवक की हत्या हो गई। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। रविवार रात को एक युवक अपने घर के पास खड़ा था। इस दौरान आरोपी अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा और कटर से गला रेत कर फरार हो गया और युवक की मौत हो गई। घटना भिलाई शहर की है, जिसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। खुशीरपार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और देर रात तक 2 संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ घटना का मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिवार और मोहल्ले के लोग थाने में प्रदर्शन कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। छावनी सीएसपी आशीष बंछौर ने बताया कि दुर्गा मंदिर वार्ड निवासी विजय पासवान अपने बड़े भाई प्रकाश पासवान के साथ ठेका मजदूरी करता था। उसके घर के पास ही भूषण साहू नाम का युवक भी रहता है। भूषण नशे का आदी है और अपराधी किस्म का बताया जा रहा है। भूषण व विजय के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 2-3 साल पहले विजय की शिकायत पर भूषण के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था और तभी से वह बदला लेने का प्लान कर रहा था। रविवार रात 9 बजे के करीब उसने विजय पासवान को कबीर मंदिर के पास अपने दोस्त के साथ बातचीत करते देखा और कटर से उसका गला रेत दिया। इसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुराने रंजिश को लेके कल रात खुर्सीपार थाना के बेनी माता नगर वार्ड में विजय पासवान नामक युवक की आरोपी भूषण साहू द्वारा धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। हमने टीमें गठित की हैं, लगातार दबिश दी जा रही है और आरोपी को पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी भूषण साहू की तलाश शुरू कर दी है। भूषण साहू तो नहीं मिला, लेकिन इस घटना के दौरान मौजूद 2 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिलाई से सोमनाथ साहू। छत्तीसगढ़ प्रदेश संस्कारधानी राजनांदगांव में छठ महापर्व सूर्य उपासना बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। राजनांदगांव शहर के मोती तालाब में प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया।
4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। इस पर्व का लोग साल भर से इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसके दीर्घायु के लिए किया जाता है। ये जो छठ पर्व है, हम लोग खैरागढ़ के मैथिल समाज के लोग केवल और केवल यहाँ के इस महान आयोजन में शामिल होकर बड़ा आनंदित होते हैं और अपने सनातन धर्म में जितने त्यौहार हैं उसको मनाने के लिए इसका इंतज़ार हम लोगों को महीनों से रहता है और यहाँ हम लोग शामिल होकर बड़ा आनंदित होते हैं। कई परिवार के लोग आकर यहाँ आते हैं। हम सबको दिवाली से ज़्यादा छठ पूजा का इंतज़ार रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम डूबते हुए सूरज को और साथ ही साथ उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम पिछले 50 वर्ष से यहाँ ये जो त्यौहार है वो मनाते आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और हम लोग को बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि दूसरे कल्चर के लोग भी हमको ज्वाइन करते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और जो माता है वो उनकी छठी माई है वो उनकी सारी मन्नतें पूरी करती हैं। तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि बढ़ते समय के साथ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मोती तालाब में छठ पूजा का मुख्य समारोह जो आयोजित है और सभी धर्म प्रेमी लोग जो है यहाँ आकर के, व्रती लोग जो है यहाँ आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अस्ताचल सूर्य को आज धन्यवाद का भाव है कि वर्ष भर हमारा बहुत अच्छा रहा, हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा, हमारा कारोबार अच्छा रहा, उसके लिए आपको सूर्य देवता धन्यवाद है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर फार्मा कंपनी के एमडी उसके पति पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पति के अलावा सास ससुर को भी आरोपी बनाया है। आरोपी पति ने नए बिजनेस शुरू करने के नाम पर दहेज की मांग करना शुरू किया था और पूर्ति नहीं होने पर पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। यहां तक कि एमडी पति ने दूसरी शादी तक कर ली है। भोपाल में रहने वाली एक महिला की शादी 7 साल पहले फार्मा कंपनी में एमडी के पद पर पदस्थ योगेश नामक युवक से हुई थी, लेकिन योगेश ने कुछ समय बाद नया व्यवसाय करने के लिए 20 लाख रुपए दहेज में मांगे। महिला ने जब इतने रुपए होने से इनकार किया तो पति और उसके माता पिता ने महिला को परेशान, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि पति ने धोखे में रखकर दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसके पति के द्वारा उसके साथ में लव मैरिज की गई थी और फिर कुछ दिनों के बाद खटपट चालू हो गई। फिर उसके बाद बिजनेस के लिए पैसा मांगा जाने लगा और इस प्रकार से उत्पीड़ित करने लगे और मारपीट भी करने लगे और बाद में पता लगा कि उनके द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ में भी शादी की गई है, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संबंधित आरोपी की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हीरानगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पति और सास ससुर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान हुए। दूसरे चरण के मतदान में 75% से अधिक मतदान प्रतिशत पूरे प्रदेश भर में रहा। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से चर्चा की, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में अब की बार 75 पार के नारे के साथ कांग्रेस की फिर से सरकार बन रही है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो पूर्ण हो चुके हैं, मतदान जो है 90 विधानसभा सीट में पूर्ण हो चुके हैं और 7 और 17 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान जो हुई है उस 17 नवंबर जो मतदान के परिणाम जो प्रतिशत आई है 75% आई है। हमारे इसी बीच में खास बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या चुनौती रही, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो पूरी तरह रिलैक्स हैं और आश्वस्त भी है। दोनों चरणों के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से कांग्रेस को जनादेश दिया है। 3 तारीख जब गिनती होगा तो स्पष्ट रूप से और पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है इस बार जो है विशेष धान की मुद्दा फोकस रहा या फिर भाजपा की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आप चुनाव? देखिए, सवाल भरोसा का है और इस 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया, किसानों का कर्जा माफ़ी हम किए, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिए, इंग्लिश स्कूल खोले, बहुत सी सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किए। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार ने काम किया। इसके अलावा आने वाला समय में हम लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं? फिर कर्जा माफ़ी, फिर 3200 रुपये धान का कीमत, फिर बिजली बिल फ्री, फिर 500 रुपये गैस सिलेंडर, फिर उसके बाद हम आपका 15,000 रुपये सालाना। मतलब हमारा घोषणा पत्र और हमारा विज़न स्पष्ट क्लियर था कि हमारी सरकार ने जो काम किया और आने वाला समय कौन सा काम करने वाले, ये दोनों चीज़ क्लियर था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपये देंगे, मिला नहीं। 300 रुपये बोनस देंगे, मिला नहीं। अब 1200 रुपये देने जा रहे हैं, भाई 12,000 रुपये देने जा रहे हैं, उसका क्या गारंटी है? और उसके बाद 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। अरे देश में पूरा 1200 रुपये महंगाई इतना बढ़ा दिए, 400 का 1200 किए, अब यहाँ 500 रुपये में देंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। फिर वही हो जाएगा, 15 लाख देंगे, मिला नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला नहीं। फिर उसका बेरोजगारी कम करेंगे, हुआ नहीं। फिर हम महंगाई कम करेंगे, हुआ नहीं। तो ये मोदी की गारंटी का छत्तीसगढ़ में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है और वही भरोसा छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। शुरुआती दौर में देखा जाता मतदान जब पड़े थे तो एक तरफा जो है कांग्रेस की ओर जो मतदान पड़े थे। अब चूंकि लास्ट टाइम जो ऐसे हुआ जब भाजपा की ओर ज़्यादा रुझान लोग पड़े, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 तरह से चुनाव लड़ी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। पहला चीज़ ईडी और आईटी के दम पर, दूसरा चीज़ प्रधानमंत्री से लेकर उनके पूरे केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में आकर डराने का, धमकाने का, झूठ बोलने का काम किए। तीसरा चीज़ धन बल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किए। आप स्वयं विधानसभा चुनाव लड़े हैं, ऐसे में आपको एक जिम्मेदारी भी थी प्रदेश अध्यक्ष की, तो कैसे आपने अपनी जो जवाबदारी उसको निर्वहन किए हैं? कठिन समय था मेरे लिए। एक तो देखिए, 3 महीना पहले अध्यक्ष बना हूँ, पार्टी ने बनाए तो भी कठिन समय था। उन कठिन समय में विषम परिस्थिति में सब लोगों ने मिलकर काम किए, पार्टी को मजबूत किए। फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो वो भी बड़ी जवाबदारी थी। विधानसभा भी लड़े, फिर बाकी सीट भी देखे। फिर फर्स्ट चरण में ख़त्म हुआ, फिर सेकंड चरण में सब लोग मिलकर लग गए। तो बड़ी जवाबदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको भी ईमानदारी साथ पूरे किए। लगातार जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की आप 1-to-1 बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे क्या समीकरण निकल के सामने आ रही है जो चुनाव को लेकर, जो परिणाम को लेकर के? देखिए, हम लोग प्रत्याशियों से इसलिए चर्चा किए कि सभी प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़े। चुनाव में कोई कमी बेसी हुआ क्या, चुनाव में और क्या करना चाहिए था, कि हमारे प्रत्याशी कैसे चुनाव लड़े और क्या होना चाहिए, आगे लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयारियां और फिर करना है। इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े और रिजल्ट का फीडबैक भी लिए। तो सभी प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़े हैं और फीडबैक सभी प्रत्याशी तो बहुत अच्छा आया है। क्या कहेंगे, कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया है, अब नारे को आप कैसे भेज पाएंगे? जो सरकार, जो भाजपा जो है अब दावा कर रहे हैं कि हम खुद 75+ सरकार बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना खामोशी छाया है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, बुरी तरह से हार रहे हैं। देखिए, हम तो परीक्षार्थी हैं। हमको 90 टोटल 90 नंबर है। 90 नंबर में हमको मेरिट में आना है, इसलिए हम लोगों ने 75+ का टारगेट रखा। और 75+, 75 से हम 80 जा सकते हैं, या 75 से हम 5 कम हो सकते हैं, 70 कम हो सकते हैं। ये तो परीक्षार्थी के लिए टारगेट है, लेकिन ये टारगेट को हम लोग पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए, खूब मेहनत किए और उम्मीद है
हमारा जो टारगेट आसपास हम रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जो प्रत्याशी की जो दौर थी वो काफ़ी अच्छी रही है और प्रतिशत भी अच्छा रहा है। तो अब जो सरकार जो 3 नवंबर को जो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें जो है कांग्रेस की बहुलता सरकार बन के फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लाने का पूरा वादा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, छत्तीसगढ़। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। युवक को अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के बाद कुएं में फेंक दिया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के तेजपुर गड़बड़ी इलाके में एक युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले पुष्कर नामक युवक की अपने दोस्त के विवाद की रंजिश में क्षेत्र के ही लिस्टेड बदमाशों ने हत्या कर दी। लिस्टेड बदमाश शंकर और उसके 2 साथियों तिलक और करण ने पहले पुष्कर का अपहरण किया, फिर उसे जमकर पीटा, बाद में उसे पानी से भरे हुए कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी। पुष्कर की इस कदर पिटाई की गई कि वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सका। ये दिनांक 16 और 17 की रात की बात है। इस दिनांक को जो मृतक है चीकू और उसका दोस्त प्रेम, इनसे विवाद हुआ था आरोपी गणों का। उस विवाद के बाद से मृतक को ये पकड़ के ले गए थे, उसके साथ मारपीट की थी और मारपीट करने के दौरान इन्होंने धक्का दे दिया, जिससे वो कुएं में गिरा। इसके दौरान उसकी मौत हो गई। इनको तलाश किया तो तिलक को हमने कल गिरफ्तार किया। उससे काफ़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि हाँ, हम इसको पकड़ के ले गए थे और मल्टी के पीछे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुआं है, वहाँ इसके साथ मारपीट की थी, उसको धक्का दिया, जिससे ये कुएं में गिरने से इसकी मृत्यु हुई है। दरअसल 17 नवंबर को पुष्कर और उसके दोस्त चीकू का इन आरोपियों के साथ विवाद हो गया था। इसी रंजिश में पुष्कर की अपहरण कर हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पुष्कर की बॉडी को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू करते हुए पुलिस ने एक आरोपी तिलक को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी शंकर और करण की तलाशी जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। शिवपुरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलते नजर आ रही है, जहां प्रसूता के परिजनों द्वारा 108 नंबर में डायल करने पर एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते प्रसूता ने ऑटो में ही नवजात बच्चे को जन्म दिया। तेंदुआ थाना अंतर्गत ग्राम सिगुड़ा की रहने वाली प्रसूता सुजाता जाटव को सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद प्रसूता के परिजनों ने 108 नंबर पर डायल किया, लेकिन डायल 108 की एम्बुलेंस प्रसूता को लेने गांव नहीं पहुंची। इसके अलावा प्रसूता को ना ही एएनएम और ना ही आशा कार्यकर्ता की मदद मिली। परिजन इसके बाद प्रसूता को जिला अस्पताल ले जाने के लिए निकले। प्रसूता ने टोंगरा गांव के पास बच्ची को जन्म दिया। ऑटो में जन्म देने के बाद जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये कितनी देर हो गई आपको बाहर खड़े हुए? मायके से आए थे, गैल में हो गई। अच्छा, रास्ते में डिलीवरी हो गई? हाँ, रास्ते में। तो अब यहाँ पे आप अस्पताल आए हो, तो यहाँ का खड़े हुए कितनी देर हो गई आपको? घंटा को चला। 1 घंटे से यहीं खड़े हो? हाँ, 1 घंटा। तो यहाँ कोई लेने नहीं आया आपको, डॉक्टर वगैरह वगैरह? अब आ गई हैं, आ तो गई, भीतर गए तो अंदर गए तब आएंगे। अच्छा, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है आप लोगों के माध्यम से, और मैंने इसमें जांच के आदेश दिए हैं। अभी विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है। निश्चित रूप से 108 की जब भी इस तरह के मामले आते हैं हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है 108 के ऊपर। अगर इस वाकई में ये लगता है कि इनकी गलती से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है तो उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न भी है। उसके लिए भी हम भोपाल स्तर तक लिख के देते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। बुधनी के सरकारी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि मृतिका ममता सराठे के पीठ पर दर्द होने पर सुबह 8 बजे सरकारी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की अनुपस्थिति में उपस्थित स्टाफ नर्स ने बिना जांच किए ममता सराठे को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कुछ देर बाद घर ले जाते समय महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सुबह मम्मी को पीठ में दर्द हुआ तो मम्मी ने बोला चल अस्पताल दिखा दे, तो मैं अस्पताल आया मम्मी को लेके स्कूटी पे।
मम्मी अच्छी खासी थी, यहाँ चाचा लोग भी घूम रहे थे, हमारे पालसा साहब जो हैं घूम रहे थे, भैया लोग भी घूम रहे थे, मम्मी अच्छी खासी थी। आई वो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर है? तो उन्होंने बोला कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। मैंने पूछा डॉक्टर होगा, कितनी देर में आएगा? तो उन्होंने बोला नहीं है डॉक्टर। तो मैंने कहा पीठ में दर्द हो रहा है? तो कहने लगे हम इंजेक्शन लगा दे रहे हैं दर्द का। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया और मैं मम्मी को लेके जा ही रहा था स्कूटी पे कि अचानक बीच में चक्कर आए और एकदम स्कूटी से गिरी और उनको एकदम अटैक टाइप का आया और वो मतलब फिर कहाँ से उनको लेके गए मधुबन हॉस्पिटल, फिर वो उठी नहीं जब से, वहाँ जब से गिरी है, जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया। जब मधुबन में आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये नहीं रही। दूसरी तरफ इस मामले पर कोई भी जिम्मेदार सामने आकर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन। बिहार उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व छठ उत्साह से उज्जैन में भी मनाया गया। रविवार को श्रीपा तट सहित विक्रम विश्वविद्यालय में विक्रम सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं सोमवार को अल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। इस दौरान श्रीपा नदी पर खासी भीड़ रही। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पूजन का सोमवार सुबह समापन हो गया। 4 दिन तक पूर्वांचल की संस्कृति में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की महिला श्रीपा नदी के रामघाट पहुंची। यहां रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए एकत्र होकर भगवान से प्रार्थना की। शहर में करीब 6000 लोगों ने इस पर्व में सहभागिता की। छठ मैया का बहुत ही महत्व है और ये हिंदू पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये हमारे जितने भी व्रत है उन व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बिहार का ये महत्वपूर्ण और बहुत ही पौराणिक त्योहार होता है। इसमें घर परिवार के सुख, शांति और सुहाग का पर्व माना जाता है। जी, छठ पूजा में जैसे कि है ना, जो है ये कार्तिक महीने में स्टार्ट होती है और जो कार्तिक महीने के जो ये होता है छठा महीना होता है, उसमें छठे दिन पे वो पूजा होती है। मतलब ये एक तरह से मतलब माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, उनका ही एक स्वरूप है जिसमें हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद सोमवार सुबह लोगों ने श्रीपा तट पर एकत्रित होकर पूजा की। इसमें सुपेड़े में फलों को रखा गया। 1 घंटे तक पूजा अर्चना की गई। छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को श्रीपा नदी के घाटों या तालाब किनारे उदीयमान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियांक। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।